मोहम्मद शहजाद के साथ मैंने 2 एपिसोड किए थे। बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने बहुत देखा, पसंद किया, सवालात किए। शहजाद अभी यानी पूरी तसल्ली नहीं हुई लोगों की। कहीं ना कहीं तशनगी का एहसास मैं महसूस करता हूँ। लोग 12 मरतबा मुझसे ये पूछते हैं कि एक आदमी है, उसका वालिद, भाई, दोस्त बाहिर है, वो कहता है जी कि वो मुझे अगर गाड़ी भेज दे तो मैं ड्यूटी अदा कर दूं, मुझे मार्केट से कितनी सस्ती पड़ेगी। एक चीज तो आपने ये बतानी है, और दूसरा ये बतानी है कि इंपोर्ट का तरीका आप बता चुके हुए हैं, गाड़ी आती कहां कहां से है। जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको गाड़ी आपके वाले साहब गिफ्ट कर रहे हैं, भाई गिफ्ट कर रहा है, बहन गिफ्ट कर रही है, उसमें ये होता है कि तीनों स्कीमों के तहत ओवरसीज ही गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। मैं पाकिस्तान में बैठ के गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब गिफ्ट स्कीम है, पर्सनल बैगेज स्कीम है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम है, इन तीनों तरीकों से गाड़ी पाकिस्तान में आती है, इसके अलावा आ ही नहीं सकती। ठीक हो गया जी। अब बात आ गई ड्यूटीज एंड टैक्सेस की, कि बचत क्या होगी, चाहे आप गिफ्ट स्कीम में लेके आए गाड़ी, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस पे लेके आए या पर्सनल बैगेज में लेके आए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेम है। वो सीसी के हिसाब से हैं, 1800 सीसी से अब जब गाड़ी आएगी फिर उसके मेकर के हिसाब से हैं, मॉडल के हिसाब से हैं। तो तरीकाकार ही ये है कि इन 3 स्कीमों के तहत गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है। ओनली ओवरसीज कैन इंपोर्ट अ सिंगल व्हीकल विद इन अ 2 ईयर। अच्छा अच्छा, अब रहेगी बात मार्केट में जब हमें इंपोर्टेड गाड़ियां मिलती हैं तो यानी एक इंपोर्टर होता है और वो गाड़ियां मंगवाता है, तो अगर वो इंपोर्ट कर ही नहीं सकता, कंपनी या एक कमर्शियल लॉट नहीं मंगा सकता, अगर उसने 2 सालों में मंगानी है, तो फिर उसके लिए कीमत जो है वो उसका मुझे बताएं ना कि कीमत किस तरह एक जो बाहर से मंगवाने वाला आदमी है उसको फायदा किस तरह हो सकता है। लोग बाहर से इस वजह से मंगाते हैं गाड़ियां कि मैं मार्केट से ना लूं, अपने दोस्त से मंगवा लूं, मुझे कम पैसों में पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं। अब देखिए, मैंने आपको जब बोला है कि जो आपको यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल्स हैं गाड़ियाँ, वो ओवरसीज से बाय की हुई हैं। वो खुद इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरा शोरूम है, मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो जो ओवरसीज बाहर से लेके आता है वो मेरे पास आके सेल करेगा, फिर मैं उसको आगे सेल करूंगा। तो जब ओवरसीज ही लेके आता उसको, तो ओवरसीज ने वहां से जब बाय करनी है, जापान से करनी है, यूके से करनी है। अब जैसे जापान में ऑक्शन है, यूएसएस ऑक्शन है टोक्यो की, यूएसएसआर नगोया की। अब हनामारू है, वहां पे डैमेज गाड़ियां मिलती हैं जापान में। ताऊ है, उसमें भी डैमेज गाड़ियां मिलती हैं। तो ये ओवरसीज पे डिपेंड करता है कि उसकी परचेजिंग जो है वो सस्ती है या महंगी है। सही सही। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हैं वो सेम है, चाहे तीनों स्कीमों में लेके आओ, बैगेज में ले आओ, टीआर में ले आओ या गिफ्ट में ले आओ। अच्छा, ये भी एक कमाल चीज है ना कि फिर आपने 3 चीजें, ये तो खैर कानून या पॉलिसी की बात है, उसको मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता, वो गवर्नमेंट या इदारा बहुत बेहतर समझता है। यानी टीआर, टेम्परेरी रेजिडेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस हो गया, गिफ्ट स्कीम हो गई, पर्सनल बैगेज हो गया। ये तीनों नाम फिर क्यों क्यों अलग हैं जब एक ही टैरिफ है टैक्स का। हाँ जी। अब गिफ्ट में ये होता है कि जो बंदा 700 डे स्टे अब्रॉड है, अब वो अपने भाई को, बहन को, वालिद को, मदर को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता है, तो वो वहीं से बैठ के गाड़ी सेंड कर देगा। लेकिन उसको जाना पड़ेगा पहले एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में कि वो वहां पे 700 डे स्टे अब्रॉड है। अच्छा अच्छा। तो वो गाड़ी गिफ्ट कर सकता है। अब दूसरा आ गया ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। अब ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में ये होता है, उसमें भी यही है कि पास 3 ईयर में अगर वो 700 डे स्टे अब्रॉड है उसका, तो वो गाड़ी साथ लेके आ सकता है। अब थर्ड आ गया पर्सनल बैगेज। जी बिल्कुल। उसमें ये होगा कि आपका 180 डे स्टे अब्रॉड कंटिन्यूसली चाहिए। सही। अगर आप कंटिन्यूसली 180 डेज लास्ट 7 मंथ में नहीं है तो आप गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको 180 दिन का आपका स्टे अब्रॉड होगा तो पर्सनल बैगेज पे गाड़ी ला सकते हैं। जबरदस्त जी, बहुत आला। अब माजूर आदमी की बात रहेगी, जो सवाल पूछा जाता है कि माजूर आदमी को कितनी रियायत है। देखिए, मैंने पहले भी क्लियर किया था, माजूर आदमी को सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी में रियायत है।
सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी में सेल्स टैक्स पूरा लगेगा, एक्साइज ड्यूटी पूरी लगेगी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पूरी लगेगी, इनकम टैक्स पूरा लगेगा। तो मतलब जो 2 साल पुरानी गाड़ी पे हमें 50% डेप्रिसिएशन मिलता है हाइब्रिड पे, और 25% डेप्रिसिएशन मिल जाता है हमें, 50% एग्जाम्पशन हाइब्रिड का, और 25 to 30% डेप्रिसिएशन मिलता है। वो जो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कम हो जाते हैं ना, तो जब हम इसको इसमें जाएंगे, डिसेबल में जाएंगे, तो डिसेबल में यू कैन इंपोर्ट अ ब्रांड न्यू व्हीकल। अच्छा 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 अच्छा। प्रिंसिपली डिजाइन बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर डिसेबिलिटी, मतलब वो आप ब्रांड न्यू गाड़ी डिसेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर करेंगे और 1350 सीसी तक आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जब आप 1000 सीसी से ऊपर जाते हैं गाड़ियों में, पाकिस्तान में जो आती हैं, तो उन 1300 सीसी वाली गाड़ी तक या 1500 तक हम हाइब्रिड में जाते हैं, इलेक्ट्रिक में जाते हैं, क्योंकि उसमें 50% एग्जाम्पशन है। अब जब 1300 सीसी की गाड़ी की ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखेंगे आप, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, चाहे कस्टम ड्यूटी ना भी ले गवर्नमेंट। सही। चलिए, ये तो एक हमारा पिछले प्रोग्राम की थोड़ी सी क्लियरेंस थी, जो मैंने दोबारा कोशिश की कि वो जो मुझे फ़ोन आता है या मैसेज आता है तो मैं और क्लियर कर दूं। शहजाद साहब ने आज फिर क्लियर कर दिया। अब रहेगी बात ड्यूटीज़ की। अप्रॉक्सीमेटली बताइएगा, 650 से लेके 800 सीसी तक की गाड़ी अगर कोई मंगवाता है तो पिछला टैक्स और मौजूदा टैक्स कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तकरीबन कितना टैक्स बनता है जी? अब देखिए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होते हैं ना, वो डॉलर्स और येन में होते हैं, या जहाँ से आप गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से होते हैं। अब जो 660 सीसी गाड़ी है अप टू 800 सीसी, उसके ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनते हैं तकरीबन 10.5 से 11.5 लाख रुपया। उसमें अगर मतलब सुजुकी एवरी है या दूसरी गाड़ी है, डिफरेंट हो जाएंगे। निसान डेज का अलग से होगा, सुजुकी वैगनार का अलग से होगा, तो तकरीबन 10.5 से 11.5 लाख रुपए तक 650 सीसी तक की ड्यूटी है। उसके बाद 800 से 1000 सीसी तक आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएंगे। ये मैं आपको यूज्ड गाड़ी की बता रहा हूँ, जो 2 साल 3 साल पुरानी, जो हमें इजाज़त है कि हम 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्रांड न्यू की नहीं। ये 2020 मॉडल की मैं आपको ड्यूटी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब उसमें 1000 सीसी तक आपके आएंगे 13 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक। सही। अब जब आप इसी में 1500 सीसी तक जाएंगे तो उसमें हाइब्रिड आएगी, जैसे टोयोटा एक्वा है और इस तरह की गाड़ियां हैं, तो उसके ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएंगे आपको 25 से 30 लाख रुपया। सही। वो भी कैटेगरी के हिसाब से, एल ग्रेड की गाड़ी के और हैं, एस ग्रेड के और हैं, जी के और हैं, मतलब डिफरेंट। हम एक अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है 1800 सीसी तक गाड़ी। तो 1800 सीसी तक जो गाड़ी है उसका आपका टैक्सेस आएगा 40 से 45 लाख रुपए। जैसे प्रियस है, अब प्रियस में भी एल ग्रेड है, जी ग्रेड है, एस टूरिंग है, जी टूरिंग है, तो उस हिसाब से फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं। जबरदस्त आपने बता दिया जी। मैं आपसे एक दफा फिर गुजारिश करूंगा कि आपका चूंकि माहिर हैं इस चीज के, कोई और चीज यानी लोगों के जहनों में कोई सवालात पैदा होते हैं जो मैं आपसे ना पूछ सका हूं, क्या गाइड करेंगे आप अपने देखने वालों को? हाँ जी, इसमें जो एक मेन चीज है कि अगर आप यहाँ पे टैक्स फाइलर हैं ओवरसीज, तो उसमें जो आपको विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें छूट मिलेगी। जो नॉन फाइलर है उनको ज्यादा लगता है विद होल्डिंग टैक्स, जो फाइलर है उनको कम लगता है। और ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस की अमाउंट आपके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी अब्रॉड से, तो फिर गाड़ी क्लियर होगी। मैं फिर आपको वाजिया कर दूं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस की अमाउंट आपने वहां से सेंड करनी है जहां पे आप स्टे अब्रॉड हैं, वहां वाले अकाउंट से पाकिस्तान वाले अकाउंट में अमाउंट सेंड करेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्लियर होगा, एंड देन दैट विल बी कंसिडर योर फॉरेन रेमिटेंस। अच्छा, अब ये रहेगी बात कि किसी का कोई रिश्तेदार, भाई, दोस्त बाहर से गाड़ी भिजवाना चाहता है और जो पाकिस्तान में रहने वाला उसका दोस्त या रिश्तेदार है वो अपने अकाउंट से पे करना चाहता है, तो उसमें आप कोई क्लियर करेंगे कि वो पॉसिबल है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओनली ब्लड रिलेटिव कैन रिसीव अ गिफ्ट। ठीक हो गया जी। एग्जाम्प्ट वाइफ, ठीक है ना, वाइफ भी है उसमें, एग्जाम्पशन हो जाता है उसमें। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी वो जो डोनी है वो जनरेट करेगा अकाउंट टू अकाउंट से, तो फिर क्लियर होगी गाड़ी। उसको गाड़ी भी गिफ्ट करना पड़ेगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के पैसे भी देना पड़ेंगे। नहीं जी, मेरे ख्याल में मैंने दोबारा कोशिश की है कि कहीं कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही थी वो क्लियर हो जाए। आपसे फिर गुजारिश है, आपको कोई चीज़ और पूछनी है तो आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज करेंगे, शहजाद भाई को करेंगे, फ़ोन करेंगे। अगर कोई इशू समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह वो जहाँ तक हमारी समझ काम करती है आपको पूरा गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।